हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मेरा यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की श्रृंखला है। आज मैं 2014 की क्वेश्चंस का पेपर 2 कराने वाली हूँ। पहले यूजीसी नेट के में 3 पेपर आते थे। फर्स्ट पेपर होता था कॉमन पेपर, जो सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही रहता था, और सेकंड और थर्ड पेपर आपके सब्जेक्ट का होता था। तो सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन होते थे और थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन होते थे। यानी टोटल आपके सब्जेक्ट से 125 क्वेश्चंस होते थे। अब है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 1 में आपका 50 क्वेश्चन होता है, जो जनरल पेपर है, कॉमन पेपर है, जो सारे सब्जेक्ट के लिए सेम होता है। और सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होता है, जिसमें अब 100 क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। पॉलिटिकल साइंस अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी स्टेट का टीजीटी दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो, एसएसटी के भी स्टूडेंट हो, तो भी आपके लिए कुछ हेल्पफुल कुछ क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और पीजीटी के लिए तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको ये यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सारे स्टेट के और स्टेट वाले में सेम टू सेम यूजीसी नेट के क्वेश्चन को दिया जाता है, और काफ़ी जगह पे थोड़ा सा उसे मॉडिफाई किया जाता है। और अगर आप यूजीसी नेट देना चाह रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि क्वेश्चंस भले रिपीट नहीं होंगे तो कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते हैं। तो मैं क्वेश्चन के साथ उसको एक्सप्लेन भी करूँगी, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट को फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए है? तो ये बात कौन बोले थे? जॉन लॉक बोले थे। तो जॉन लॉक बोले थे नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियम और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों की कार्यान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी कथन केवल आम जनता के भलाई के लिए। यह कथन जॉन लॉक का, ठीक है। और जॉन लॉक से संबंधित क्या है? जॉन लॉक की फेमस बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। लॉक की महत्वपूर्ण रचना है। इस संबंध में वाइन ने कहा है, जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उस पे वाइन ने यह कहकर उनको चुनौती दी है कि उनकी जो बंदूक की जो 2 नली है, उसमें से एक नली दैवीय सिद्धांत का समर्थक रॉबर्ट फिल्मर की ओर है, तो दूसरी ओर हॉब्स की ओर है। ठीक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अगला है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उसका कार्य है? तो ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं। कार्ल मार्क्स तो ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं। ऑप्शन डी, कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उनका कार्य है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है, जो कार्ल मार्क्स एंजल की पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने जो दोनों मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, उसमें वर्णित किया गया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में यह नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है? क्या है? साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी साम्राज्यता में सर्वहारा क्रांति है। तो ऐसी बात हमें लेनिन सर्वहारा की क्रांति की बात लेनिन की है। हर फ्रेंड्स, हर जो थिंकर्स होते हैं उनके कुछ कुछ कीवर्ड होते हैं। तो आप अगर जितने ज़्यादा अगर उनके बारे में पढ़ लोगे, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ थिंकर हैं तो उनसे रिलेटेड ही वो वर्ड है। तो वैसे करके जब आप पढ़ते हो तो हर थिंकर का कीवर्ड को आप ध्यान में रखना। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है?
कौन सा? तो इसमें चार ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है आत्मसंयत सभार ग्रस्त बनाम आभार आभारग्रस्त। बी है सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद। सी है राज्य की तटस्थता बनाम राज्य की अतटस्थता। ऑप्शन डी है एक दलीय शासन पद्धति कार्यविधिक बनाम समुदायवाद। तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक दलीय शासन पद्धति कार्यविधिक बनाम समुदायवाद। तो देखो, डेनियल वेल ने उदारवाद बनाम समुदायवाद की संपूर्ण विवाद के तीन भागों में विभाजित किया। पहला था सार्वभौमवाद या सर्वविकतावाद बनाम विशिष्टतावाद। आत्मसंयम प्रयत्न भारग्रस्त बनाम आभारग्रस्त। राज्य की तटस्थता बनाम राज्य की अतटस्थता। ठीक है। समुदायवाद अनेक नए एवं पुराने दार्शनिक विचारों से प्रेरित है, जिसमें अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन से लेकर माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, एलेस्डेयर मैकिंटायर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर जैसे समकालीन विचारक, ये सारे क्या हो गए? ये सब समुदायवादी विचारक हैं। ठीक है। अगला है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का वैभिन्न अच्छे शासन के लिए असंगत है। जहां तक सैनिक और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का और कोई उपाय उसे नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। जो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने पत्नी और संपत्ति को शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को रखने की नहीं देते थे। वो बोलते थे कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को न तो पत्नी रखने का हक है और न संपत्ति। वो साम्यवाद, पत्नी का साम्यवाद और जो संपत्ति का साम्यवाद है, इन्हीं दोनों वर्गों पे लागू होता है, उत्पादक वर्ग पे लागू नहीं होता। उन्होंने तीन तरह के वर्ग की बात की ना, शासक वर्ग नहीं, ये शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग ये आते हैं साम्यवादी में, उन्हें उन पे ही ये लागू होता है कि उन्हें ना संपत्ति रखने का अधिकार है और ना ही पत्नी रखने का अधिकार है। अगला है, अब ये मैच करना है आपको। ठीक है। ये बुक्स है और ये थिंकर है। तो क्या महात्मा गांधी पर लिखी गई निम्नलिखित पुस्तकों को, अच्छा नहीं, उसको आरोह क्रम में लगाना है हमें कि कौन सी बुक कब है। तो चलो इसका देख ही लेते हैं कब कब है। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। तो देखो, रिचर्ड एटनबरा का इन सर्च ऑफ गांधी 1982 में लिखा गया है। और ये सी एफ एंड्रयूज, देखो सबसे पहले हो जाएगा। इस सेकंड वाला क्या है, ए में सेकंड, ये देखो ये है, ये किसका है? सी एफ एंड्रयूज का है, महात्मा गांधी आइडियाज 1929। बी भट्टाचार्य, इवोल्यूशनरी ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी 1969। जे बी कृपलानी, गांधीयन थॉट्स 64। तो सबसे पहले, सबसे बाद में ये हो जाएगा भट्टाचार्य का, उसके बाद जे बी कृपलानी का, उसके बाद रिचर्ड एटनबरा का, फिर सबसे पहले हो जाएगा एंड्रयूज का। सबसे पहले एंड्रयूज का हो जाएगा सेकंड, फिर हो जाएगा ये एलन बरा का, यानी फर्स्ट कृपलानी 64 में ना 64। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पहले तो हो जाएगा आपका एंड्रयूज यानी सेकंड, एंड्रयूज सेकंड के बाद हो जाएंगे आपके रिचर्ड। तो फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड के बाद फर्स्ट होना चाहिए, फोर्थ क्यों होगा? ठीक है। तो अब ये देख लो, इसका है इसके हिसाब से आप लिख लो। ये बुक्स आती ही अब आती है फ्रेंड्स, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप इसे नोट डाउन कर लो। अगला है सेंट अगस्टाइन की पुस्तक डी सिविटेट डी कितने भागों में विभाजित है? तो ये 22 भागों में विभाजित है। सेंट अगस्टाइन की बुक डी सिविटेट डी
कितने भागों में, 22 भागों में डिवाइड है। इसको थोड़ा, क्योंकि आजकल अब ना बुक्स के अंदर के पार्ट को पूछा जाने लगा है, तो इसलिए एक बार मैं इसको इसको एक्सप्लेन जो किया हुआ मैं एक बार पढ़ के आपको बताती हूँ। इस पुस्तक को लिखने का ऑगस्टाइन का मुख्य उद्देश्य रोम के पतन का कारण ढूंढना था और साथ ही यह सिद्ध करना था कि रोम के पतन के दायित्व ईसाई धर्म पर बिल्कुल नहीं है। यह पुस्तक दो भागों में विभाजित था, पहला सिटी ऑफ गॉड, ठीक है, और दूसरा था सिटी द सिटी ऑफ गॉड डिसिविटेट डी। इसमें से दो भागों में था, ठीक है। तो इसका इसमें कुल कितने भाग थे, 22, दो भागों में था और दो पार्ट में था और दो भाग हुआ, 22 भाग हो गए। और प्रथम 10 अध्याय में इन्होंने प्रयास किया था कि ईसाइयों का रोमन के पतन की जिम्मेदारी से मुक्ति किया जाए, और दूसरे भाग में उन्होंने दूसरे भाग में 12 अध्याय थे जिसमें वह नितांत रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर चलता है। इसकी रचना 426 ईस्वी में हुई थी। इसकी रचना कब हुई थी, 426 ईस्वी में। फिगस के अनुसार द सिटी ऑफ गॉड को समझे बिना कोई भी व्यक्ति मध्य युग को नहीं समझ सकता, ठीक है। सिटी ऑफ गॉड को समझे बिना कोई भी मध्य युग को नहीं समझता, ये कौन बोले थे, फिगस बोले थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य डेविड स्टर्न के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है, ठीक है। जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्या हाँ पूछ रहा है क्या नहीं, इस पर सबसे पहले गौर करो। अभी तो फ्रेंड्स इस बार तो ऑफलाइन हुआ था यूजीसी नेट का, अब फिर से ऑनलाइन होगा, तो आप प्लीज़ अब ऑनलाइन पे फोकस करना, ऑनलाइन एग्जाम देने की प्रैक्टिस करना। सिस्टम हो तो ठीक है, उस पर आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है। बट आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको जो गोला घेरने वाला टाइम है वो बचेगा, तो फिर इसमें स्क्रोलिंग में थोड़ा टाइम जाता है, मोर और लेस थोड़ा बहुत ही अंतर पड़ेगा। अगला है इतिहासवाद, ए सामान्य सापेक्षवाद, सी वैचारिक हास्यवाद, डी अति तथ्यवाद। तो वैचारिक हास्यवाद ये कारण नहीं है, बाकी ये जो तीन है वो कारण है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा था, कौन से ऐतिहासिक पतन का कारण नहीं है, तो वैचारिक हास्यवाद नहीं है। देखो डेविड स्टर्न की पुस्तक, अब इनकी बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इन पॉलिटिकल साइंस 1953, ठीक है। राजनीतिक विकास की दशा का अन्वेषण में एक पूरा अध्याय आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का पतन पर लिखा है। उनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत का हाथ से हो रहा है, जैसे हॉब्स लॉक रूसो प्लेटो के समय सिद्धांत का निर्माण हुआ, वैसे आज नहीं हो पा रहा है। इनके पीछे कारण है इतिहासवाद, मूल्य निरपेक्षता, विज्ञान का सिद्धांत में असमंजस्य और अति तथ्यवाद। तो ये है कि उसके हास्य का कारण, और यहाँ क्या पूछा था, इतिहास के हास्य का कारण नहीं है। तो ये तो तीनों है ही, इसके अलावा आप एक और लिख लो, विज्ञान और तकनीक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जर्मिनो ने दो कारण बताए थे। अच्छा, जर्मिनो जो उन्होंने दो कारण बताया था किसका, राजनीतिक सिद्धांत के पतन का, वैचारिक पतनवाद, आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म, और सामाजिक विज्ञान में प्रत्यक्षीकरण, पॉजिटिविजेशन ऑफ सोशल साइंस। अब निम्नलिखित में कौन सा तथ्य जयप्रकाश नारायण के दल विहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, तो बाकी मतलब कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम दुष्प्रचार। ये अधिकतम दुष्प्रचार नहीं होगा, बाकी क्या होगा, तो राजनीतिक शक्ति का वितरण होगा, चयनित निकाय और प्रतिनिधियों की सतत निगरानी होगी, सापेक्षिक रूप से कम खर्चीला चुनाव होगा। ये होगा, ये नहीं पूछ रहा था क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आर्थिक लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन, तो आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन्स ने किए थे, ठीक है। उनकी बुक से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत एंड एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंथनी डाउन की रचना है, जो 1957 में प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभी कभी जैसे चार थिंकर की बुक्स और मैच द फॉलोइंग में कर दिया जाता है, तो वैसे इनकी बुक भी पूछी जा सकती है एंथनी डाउन्स की। एंथनी डाउन्स की बुक का क्या नाम है, एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये रॉबर्ट डेहल ने अपनी बुक अ
प्रीफेस टू डेमोक्रेसी थ्योरी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ऐसा प्रतिरूप विकसित किया जिसे उसने बहुतंत्र या पॉलीआर्की की संज्ञा दी। आगे है, तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब हुआ? तो ये हुआ था 1930 के दशक। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी काफ़ी सारी क्लासेस ले रखी है। मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसको कवर कराने की कोशिश की है। आप प्लीज़ उसे भी देख लेना अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट आपका, क्योंकि देखो एमसीक्यू तो करनी ही करनी है, बट जिस टॉपिक में आपको उतने समझ नहीं आ रहा तो उसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी एक बार जरूर पढ़ना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगला है, आमंड के अनुसार किसी व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं होती है? व्यापकता, परस्पर निर्भरता, सीमाओं का अस्तित्व, संसाधनों का उपलब्धता। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन डी। तो एलन बॉल के अनुसार सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के फलस्वरूप संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण अस्तित्व में आए। राजनीतिक व्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण में स्वीकार की गई, इसमें भी इसकी व्यवस्था की अवधारणा का आधार बनाया गया। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन में इसका विशेष रूप से प्रयोग आमंड ने किया। इसने अपने राजनीतिक व्यवस्था में 3 लक्षणों को प्रमुख बताया: व्यापकता, अंतर या परस्पर निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं का उपयोग किया? तो ये किए थे कार्ल डायश ने। ठीक है, ये है मैच द फॉलोइंग करना, मैच करना है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि, अविकसित का विकास, कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण, राष्ट्र एक संगठित मानव समूह। तो ये हो जाएगा आपका ए, सकारात्मक प्रतिपुष्टि हो जाएगा कार्ल डाइस का, यानी ए का सेकंड। तो ए का सेकंड 2 में है। ठीक है, अविकसित का विकास, तो अविकसित का विकास अंड्रे गुंड्रे फ्रैंक का है, 4 है, तो यानी बी में 4 हो जाएगा। ठीक है, तभी दोनों में है। चलो तीसरा देखते हैं, कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण। तो कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण एडवर्ड सिल्स का है, यानी 3 है, तो 3 नहीं, एडवर्ड सिल्स फर्स्ट में ना, तो सी में फर्स्ट हो जाएगा। तो यानी, और डी का एक राष्ट्र एक संगठित मानव समूह, तो ओर्टेगा गैसेट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें से जो आपको आता है वो नोट डाउन नहीं करो, अगर नहीं आता तो प्लीज आप नोट डाउन कर लो। अगला है, तुलनात्मक राजनीति में सांस्कृतिक पर बल देना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमुख बना? तो ये 1960 के दशक में। ठीक है, 1960 के दशक में सिडनी बर्वा ने अपनी द सिविक कल्चर 1963 के अंतर्गत, यदि आप तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो मात्र वर्णन से काम नहीं चलेगा, बल्कि समस्याओं के सैद्धांतिक पक्ष का अन्वेषण भी करना होगा। शासन की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से काम नहीं चलेगा, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक गतिविधियों का निरीक्षण भी करना होगा। अतः सिडनी बर्वा भी इसी पुस्तक के बाद अपनी तुलनात्मक राजनीति में औपचारिक संस्था शासन संस्कृति पर भी बल दिया जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, उपद्रव और प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण? ये बहुत सिंपल है, अप्रतिमानित हित समूह। आलमंड ने जो हित समूह बताया था, आलमंड पावेल ने जो हित समूह बताया था, उन्हीं का डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। आप प्लीज इनके डिफरेंट टाइप को लिख लो, इसके डिफरेंट टाइप पूछता है। देखो, आलमंड और पावेल ने अपनी पुस्तक, इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूह के 4 भागों में विभाजित किया। ये सब जवाब समूह के टाइप है। पहला क्या है? इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप और एनोमिक प्रेशर ग्रुप। तो ये एनोमिक में आ जाएगा। ठीक है, अगला है 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वैधता को उस सदस्य के पक्ष में दोष सिद्ध करना की सत्ता को स्वीकार करना और उसका पालन करना सही है और उचित है? तो ये है डेविड स्टन की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निर्भरता को उपनिवेशी निर्भरता और वित्तीय औद्योगिक निर्भरता और प्रौद्योगिकी औद्योगिक निर्भरता में वर्गीकृत किया? तो डॉन सैंटोस ने, ऑप्शन बी।
अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? ये लेनिन बोले थे, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वेबर की नौकरशाही की विशेषता है? तो वेबर की विशेषता व्यावसायिक योग्यता के आधार पर चयन, ये भी है। अनुबंध के आधार पर नियुक्ति, स्टाफ के सदस्य व्यक्तियों के रूप में स्वतंत्र होते हैं, कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है। अगला है, भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस सुल्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हुआ है? तो ये तुर्की के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हुआ है खिलाफत आंदोलन। या आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो खिलाफत आंदोलन, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रिट अवर न्यायाधिकरण के लिए जारी की जाती है जिसे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से माना किया है? तो ये परमादेश, ऑप्शन डी। ये रीट वाला भी याद रखना है, एक तो अनुच्छेद याद रखना है। तो 226 के अनुसार वो उच्च न्यायालय रीट लगाता है, और 32 आर्टिकल 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय। 5 प्रकार की रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सर्टिरियो उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षक, क्यो वारंटो, ठीक है। 5 प्रकार के रीट है। अगला है 16वीं, अच्छा ये वो 16वीं जो लोकसभा की 16वीं लोकसभा में अल्पकालीन अध्यक्ष कमलनाथ थे। तो ऑप्शन सी। अच्छा 16वीं अल्पकालीन थे, ठीक है। अब ये नहीं, अब इतना पुराना तो नहीं पूछेगा, अब अभी वाला करंट पूछेगा। अगला है, ये मैच करना है बुक्स और थिंकर्स है। तो इसका आंसर है आपका ए। तो एस खिलानी की बुक है आपका द आइडिया ऑफ इंडिया। द आइडिया ऑफ इंडिया रजनी कोठारी का है। द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर, ये हो गया आपका थर्ड। आर गुहा का, रामचंद्र गुहा मतलब रामचंद्र गुहा की बुक हो गई आपकी इंडिया अपार्ट गांधी, हिस्ट्री ऑफ द वंडर्स, ठीक है। ये भी बहुत बार, अतुल कोहली की भी बुक आती रहती है। तो अतुल कोहली की बुक है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इनकी और सारी बुक्स है। देखो रजनी कोठारी की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अतुल कोहली के लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रामचंद्र गुहा की भी बुक है, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो थिंकर है ना, उनको आप एक जगह लिख लो। बहुत देखो, ऐसे तो मेन थिंकर हैं, बट ये सब थिंकर की भी बुक्स पूछे जाते हैं। ये सब थिंकर के कॉन्सेप्ट से इनके कॉन्सेप्ट नहीं, इनके बुक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आज 25 क्वेश्चन करूंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं अगले का 25 क्वेश्चन करा दूंगी। नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैं सोच रही एक्सप्लेन भी करी हूँ। तो 25 क्वेश्चन ही आज के क्लास में कराऊंगी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस प्रणाली संकल्पना संबंधित है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार रजनी कोठारी के ये मल्टीपल टाइम मतलब बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस किए हैं, जो आपके आगामी कोई भी एग्जाम दोगे तो आपके उसके लिए काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर फ्रेंड्स आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा, अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प करा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।